नमस्कार आप सभी को, मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका प्योर कंसेप्ट में। आज आपका पेट का एग्जाम हो चुका है, तो मैं आपके लिए उस पेट एग्जाम का आंसर की यानी सोल्यूशन लेकर आया हूं। ये सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसकी जो सीरीज है ए, वो पेपर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो और मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये पोर्शन मैं आप कवर करने वाला हूं। और मेरे बाद जस्ट अभी तेजवीर सर आएंगे जो कि जीएस का सेक्शन कवर करेंगे और रीजनिंग आपके साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन साइंस में स्टार्ट हो रहा है आपका 26 से। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? करंट फ्लोज इन अ सर्किट व्हेन। देखिए, किसी भी सर्किट में जब वो सर्किट क्लोज होगा, बंद होगा, वो सर्किट जब बंद होगा तब बिजली उसमें फ्लो होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 में कह रहे हैं प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक, तो इसको ओम हो जाएगा। बी आंसर इज करेक्ट। 28 नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। नींबू में जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ठीक, बाकी सभी एसिडिक एसिड, ये छिड़का होता है, सिरका जो खाते हैं हम लोग घर में, ऑक्जेलिक एसिड अलग होता है, फॉर्मिक एसिड, ये डंक होता है, जो डंक जो बर्रिया काट लेते हैं ना, उसका डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक, यानी 28 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 29 में कर्कट जनक रसायन से होता है कार्सिनोजेनिक रसायन। देखिए, एक रूट वर्ड है कार्सिनो, ये CRC वर्ड जहां आ जाए समझ लो वो चीज कैंसर से संबंधित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। जो कार्सिनोजेनिक केमिकल होता है वो कैंसर पैदा करता है। ठीक, तो 29 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो बाहरी जो सतह होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, यानी बाहर की त्वचा। ठीक, अधिचर्म मतलब बाहर की चीज। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, एपिडर्मिस। नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है? 31 में देखिए, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 प्लस, अब देखिए इसमें यहीं पे अगर सॉल्व करें तो 69 जब इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में 169 और प्लस 27, ये हो जाएगा 196 अपॉन में 169 और विद इन रूट रहेगा ये इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13। ये हो जाएगा 14, ये 13, यानी इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 13 और ये 1 प्लस एक्स अपॉन 13, तो 1 कॉमन है। एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये कह रहे हैं 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है? तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 37 इंटू 2 74 और प्लस 1 75 अपॉन 2। इसमें कितने 1/8 है? तो 1/8 से भाग कर लेंगे। भाग करने का मतलब 8 से गुणा, 2 चौक 8, 4 से गुणा करेंगे 300 आंसर आएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 में 36.1 अपॉन, अब देखिए अपॉन 102.4, तो एक संख्या के बाद यहाँ भी पॉइंट है और अपॉन डिनोमिनेटर में एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट दोनों हट जाएंगे, ऊपर आएगा 361, अंडर रूट है तो ये 19 का होता है और 1024 या 32 का वर्गमूल होता है। 32 का वर्ग है, 1024 का वर्गमूल 32 हो जाएगा। ये तो आंसर क्या आ जाएगा? 19 अपॉन 32, 32। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ था। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है और स्थानांतरण के कारण 0.5% वार्षिक घट भी जाती है, यानी पहले +4 हुआ, फिर माइनस का हाफ हुआ, -4 इंटू हाफ 2 अपॉन 100, इतने परसेंट नेट चेंज आएगा एक साल में। ठीक, तो यह जाएगा 3.5 माइनस 0.02 डिवाइड माइनस करेंगे 3.48, ओके 3.48 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक साल का नेट चेंज आया। इसको जब 3 साल के उससे फार्मूले से करेंगे, मैंने आपको बताया था 3 साल का फार्मूला,
हमारे परसेंट वाले चैप्टर में आप जाके देख सकते हैं, परसेंट के 4 वीडियो बनाए हैं, वो सभी जाकर देखें, जिससे आपकी परसेंट के जितने भी कंसेप्चुअल थिंग्स हैं वो सारी क्लियर होंगी और एग्जाम्स में आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो इसका सॉल्व करने पर वो क्वेश्चन मैं क्लास में पूरा बताऊंगा सही से। इसको सॉल्व करने पर 10.8% इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि 3.48 को जब 3 में करेंगे तो ये आता है r³ अपॉन 3r प्लस 3r स्क्वायर अपॉन 100। 35 में देखेंगे, 35 में कह रहे हैं कि 13 परिणामों का औसत 68 है और पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम ज्ञात करो। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये देखिए पहले 7 कहाँ गया, सभी 13 का औसत इतना है, यानी टोटल का योग क्या हो जाएगा 13 इंटू 68, 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 8 104 हासिल 10, 13 4 78 10 88, 884 हो गया इन सभी का योग। अब 7 का योग औसत 63 है और आखिरी 7 का 70 है, तो इन दोनों औसतों को अगर जोड़ दें तो यह आ जाएगा 133 और 7 ही दोनों में है, 7 है दोनों बार, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी सभी का योग आ जाएगा 14। अब ये कितने 14 है, ये पहले 7 है 1 से लेकर 7 तक और ये आखिरी 7 है, तो 6 तो आखिरी ये है और ये यहाँ वाला 7 जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी जो 7वां पद है उसका एडिशन जो है दोनों में हो रहा है, वो डबल बार जुड़ जाएगा। ठीक, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21 2 23 हासिल 2, 7 1 कम 7 और 2 9, 931, यानी 931 में से ये माइनस कर दो तो जो 7वां एक्स्ट्रा टर्म है वो माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 11 4 के 7, यानी 47 इज द आंसर, 47 आंसर हो जाएगा। 36 में तीक्ष्ण का विलोम है, तीक्ष्ण मतलब तीव्र और कुंठित का मतलब होता है बहुत ही मंद, बिल्कुल संकुचित, दबा कुचला, ठीक है, वो कुंठित हो जाता है, तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा कुंठित। 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, गज बदन का पर्यायवाची है, गज माने होता है हाथी और बदन मतलब होता है शरीर, तो हाथी का शरीर वाला कौन होता है, हाथी का शरीर होता है गणेश जी यानी गणपति, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ, कांटे मतलब कंटक, तो देखिए ये तो हो गया कंटक, तो ये तो नहीं होगा। विकीर्ण मतलब होता है भरा हुआ, फैला हुआ, विस्तृत, वो भी नहीं होगा। कुचैला तो मतलब गंदा। कंटका कीर्ण का मतलब होगा, कंटक मतलब कांटे और अकीर्ण का मतलब होता है भरा हुआ, उसमें कोई चीज बिछी हुई, तो वही हो गया कांटों से भरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 39 में दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए पहला दूध, ये तो गलत ही हो गया, मिलजुल कर रहना बिल्कुल गलत, पक्षपातपूर्ण बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी नहीं, बहिष्कार बिल्कुल सही है, यही सी, इस टाइप से बहिष्कार लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। एक ये पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है। I climbed into bed and rolled myself in my blankets, first extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay down, I still trying to get to sleep, but my fear made me... देखिए fear की बात हो रही है, यानी इसका मतलब जो लेखक यहाँ पे है, राइटर है, वो थोड़ा सा डरा हुआ होगा, उसको किसी चीज का डर होगा, fear होगा। ये देखिए उन्होंने कहा कि but my fear made me impossible, उसने कहा मैं सोना चाहता था लेकिन मेरे डर ने मेरे लिए वो बिल्कुल असंभव बना दिया। एंड सून आई सेट अप इन द बेड, और मैं जल्दी ही बेड में बैठ गया। पियरिंग इन द डार्कनेस एंड ओकेजनली ग्लांसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप विच सीम्ड लाइक अ प्लेट सस्पेंडेड इन द डार्कनेस फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस। डर के मारे वो 1 घंटे तक लगभग ऐसे ही पैर ऊपर करके समेट कर बैठा रहा। एंड देन आई वॉज सडनली रोज्ड, और उसके बाद अचानक से उठ गया। क्यों उठ गया? बाय ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, एक हवा का, ठंडी हवा का झोंका आया। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से कूद कर बाहर आ गया। एंड नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंटली अक्रॉस द रूम। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको किसी ने एकदम से वायलेंटली फेंक दिया हो रूम में, ठीक, इतनी तेजी से वो उठा।
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इस पैसे से ही इसका आंसर दे रहा है। द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, क्यों वो ऐसा बैठा रहा 1 घंटे तक? क्योंकि उसको डर बहुत था। ही वॉज एफ्रेड, वो डरा हुआ था। ठीक, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, क्यों जंप हो गया? क्यों जंप हो गया वो? आपने भी इसमें पढ़ा है, क्योंकि उसकी ठंडी हवा का झोंका आया था जो कि उसको एकदम से 43 नंबर क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? सबसे पहले ऑथर ने क्या किया? तो सबसे पहले ऑथर ने, आपने पढ़ा इसमें बेड कि वो क्लाइंबिंग इनटू द बेड, ये शुरुआती यहीं से हुआ है, यानी वो बेड में सबसे पहले चढ़ा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड, प्राइड का सिनोनिम क्या होगा? ह्यूमर बिल्कुल नहीं होगा, हेट तो बिल्कुल नहीं, कोवार्डिस बिल्कुल नहीं, डिग्निटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। डिग्निटी जो है प्राइड का सही सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कीन, कीन का एंटोनिम मतलब, कीन का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है? कीन का मतलब होता है किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा होना, उत्सुक होना। कीन मतलब होता है उत्सुक होना। तो देखिए, अलर्ट बिल्कुल कीन का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ईगर भी नहीं होगा, हम्बल बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डल। डल का मतलब होता है किसी से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मूर्ति की तरह बिल्कुल बैठे रहना, किसी से कोई जानने की इच्छा नहीं, कुछ नहीं। ठीक, 45 नंबर यहाँ से आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये हो चुका है। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमें मिलेगा 71 पे हमारे उसका। देखें, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में पहला पैराग्राफ दे रखा है, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से। इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं कि क्या आने वाला है, आपने आंसर मैच कर लीजिएगा। 71 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा स्मरणीय, मतलब ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। ए आंसर सही हो जाएगा यहाँ आपका। 71 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 73 में क्या कह रहे हैं? उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं उसको बतानी थी, और कोई भी उसका उद्देश्य नहीं था। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सभी धर्मों का आदर करना ही धर्मनिरपेक्षता होता है। ये धर्म सहिष्णु भी बोलते हैं। ठीक है, 74 आपका ये हो गया। 75 में आंसर क्या हो जाएगा? 75 में आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जिसमें सभी जातियां, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया, उसे ही जनतांत्रिक आंदोलन कहते हैं। ये पैसेज में मेंशन किया गया है। अब चलते हैं 76 से 80 नंबर क्वेश्चन पर। इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 76 से 80 नंबर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि यंत्रवत क्यों कहा गया है मानव शरीर को? मानव शरीर को यंत्रवत इसलिए कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगर पुर्जे खराब है तो यंत्र खराब है। इसी प्रकार शरीर की अगर एक भी अंग खराब है तो शरीर पूरा निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल, आपके पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यही एक चुनौती थी जिसको हमारे शल्य चिकित्सकों ने बखूबी निभाया। निरामय, निरामय शब्द का पर्याय क्या है? आपने एक दोहा सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामय हो, निरोगी हो, यानी स्वस्थ हो। निरामय शब्द का अर्थ हो जाता है स्वस्थ, निरोगी होना। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, आप चलते हैं 81 नंबर पे। आपका ये चार्ट दे रखा है। इस चार्ट में सीमेंट का उत्पादन बताया गया है इन दिए गए सालों में। क्वेश्चन नंबर 81 इसके अंतर्गत है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अधिकतम स्तर तक कब घटा? तो हमें ग्राफ देख के सीधा पता चल रहा है कि घटने वाला है। देखो, यहाँ तो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, लेकिन थोड़ी सी फ्लैट लाइन है। बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा है, घटा है, और थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन आपकी आ रही है। यहाँ भी घटा है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसका स्लोप कम है, यानी धीरे धीरे घट रहा है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये भी धीरे धीरे घट रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा इसका अभिवार्य का। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। प्रोडक्शन फेल डाउन, किस वर्ष ज्यादा? तो हमें यही ग्राफ से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो यहाँ से यहाँ घटने में लग रहा है, बाकी सब बढ़ रहे हैं। ये और ये नहीं है, तो यानी किस वर्ष घटा है? 2015-16 में घटा है।
सबसे तेजी से 2015-16 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 82 नंबर कह रहा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई, पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको देखते हैं, वृद्धि की बात हो रही, तो यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ नहीं घटा, यहाँ वृद्धि हुई है। तो ज्यादा की बात हो तो ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि तेजी से हुई है काफी, तो ये हो सकता है। फिर यहाँ वृद्धि हुई, तो इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला स्लोप इससे कम है, तो यानी ये बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ घटी है चीजें, यहाँ बढ़ी है, बट स्लोप कम है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि कब हुई? हाँ, तो यही स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ये 90 वाला आंसर, यानी 2013-14। कहाँ है ऑप्शन नंबर 13-14, ये ए इज करेक्ट। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत क्या था? देखो, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत पूछ रहा है। 42, 44, 58 का औसत, तो 42, 44, 58 को आप जोड़ लेंगे। 42, 44 और 58, 42, 44, 58, इन दोनों को जोड़ेंगे 58 और 42 100, तो 144, और डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि औसत पूछा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 48, 48 मेट्रिक टन। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। 84 में कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन कब दर्ज हुआ है? सीधा देख के आंसर बताने वाला है। 14-15 में देखिए 98 है सबसे ज्यादा, 14-15 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 85 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पिछले वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, 11-12 की बात कर रहे हैं। 11-12 ग्राफ देखेंगे, 11-12 में 44 से 58 हुआ है। 44 से 58 होने का मतलब है, चलो वही सॉल्व करते हैं। 44 था उत्पादन और उससे बढ़कर 58 हो गया। कितना बढ़ा है? 14, कितने पर? 44 पर, इंटू 100, सॉल्व कर लो। 2 सत्ते 14, 22 बार, 11, 50 बार, यानी 350 अपॉन 11। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 31.85 में ए 31.8। अगला ग्राफ लेकर चलते हैं। अगला ग्राफ क्या है? ठीक, ये 2000 एक्स का आयात दे रखा है 6 सालों में, 14-15 से। देखिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो पूरा कंप्लीट बनाऊंगा। फिलहाल तो आपका अभी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सोल्यूशन, क्योंकि इसको लगवाने का भी पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो 100 क्वेश्चन पूरे लगवाने हैं। तो 86 में आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका 33, क्योंकि समझ लें आप 14-15 से 15-16 के दौरान, 14-15 कहाँ गया? ये है 900 से ये हो रहा है 1250, तो कितना बढ़ा? 300 बढ़ रहा है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अगर परसेंटेज आपने चैप्टर देखा तो आपके आधे सवाल तो ऐसे ही लगने वाले हैं। 300 बढ़ा है कितने पर? 900 पर, इंटू 100%। इसको बस सॉल्व करना है। 300 या 3 बार 100 से भाग कर लो तो 33 सही, 33.3%। यह आपका सही आंसर हो जाने वाला है। ऐसे ही 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रहे हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, आयात की वृद्धि का औसत देखिए वृद्धि कितनी है। यहां से यहां बढ़ा 200 और 900 से 1200 हो गया 300। देखिए 200, 300, 1200 से 1200 कोई वृद्धि नहीं हुई। 1200, 1300, 100 की वृद्धि हुई और फिर सीधा 700 की वृद्धि। तो जोड़ लो 700 और 1 800 और 1100 1400। इन सभी को ऐड कर लेंगे। 200, 300, 500, 600, 1300, 6 वर्ष में। इसको सॉल्व करेंगे तो 216 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, आंसर 216 कोई नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 87 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ठीक, कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? इसका आंसर आने वाला है 2 वर्षों तक। ठीक, इसका आयत आप करके देख लीजिएगा, कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। एक्स के औसत आयत से अधिक, और अधिक 2 वर्ष हैं, कम 4 वर्ष हैं, ये यानी आंसर आने वाला है 2।
अभी लगवाने पूरा क्वेश्चन लगवाने का समय नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं पूरे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। 90 वर्ष 18-19 के दौरान एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयत में उसके औसत से कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन हो जाएगा 64.38। कुछ नहीं करना है सवाल में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 91 में क्या कह रहा है? ए द्वारा मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा। मंगलवार को ए बात हो रही इसकी, और शनिवार को सी बात हो रही इसकी। दोनों को जोड़ेंगे 85। अच्छा, अनुपात पूछा है तो सॉरी मंगलवार को सी, मंगलवार को ए, मंगलवार को, और शनिवार को सी। दोनों का अनुपात 35:45, यानी 5 से डिवाइड करो, 7:5। ठीक, आंसर हो जाएगा 7:9। 92 सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? सोमवार को डी द्वारा, शनिवार को सी द्वारा। सोमवार को डी बेचती है 20 और शनिवार को सी बेचता 45। तो 20-45 का कितने परसेंट है ये पूछा गया है। तो 20/45 × 100, ये आंसर आने वाला है। सॉल्व कर लें। 5 नेम 45, 5 20, तो ऊपर आएगा 400, ये जाएगा 400/9, तो ये जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 आएगा बार, यानी 44.44% ये आंसर हो जाएगा इसका। 93 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी, सी एंड डी ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे रेस्पेक्टिवली। अच्छा, बी मंडे को जितना बेचता है, सी ट्यूसडे को जितना बेचता है, और सैटरडे को जिनका, उनका सबका एवरेज बताना है। बी मंडे को, बी का मंडे में कितना है 45, सी का ट्यूसडे में कितना है 48, और सैटरडे में डी का कितना है 40। इन सभी को जोड़ेंगे 45 और ये 93 और 40, 133/3। 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 3 44.3 करके आएगा आंसर ए। आंसर नंबर ए। 94 में कह रहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिन में डी वस्तु की बिक्री में, डी ये रहा और डी को जोड़ लें तो 20, 26, 46, 46 और 41, 87 और 40, 127 आएगा। ये डी है। बी की तुलना में कितने प्रतिशत की बी की वस्तु बिक्री में कितने परसेंट वृद्धि आई है? जोड़ेंगे 45 और 28, 73 और 50, 40, 90, 163 आएगा जोड़कर। ये कितनी बढ़ी? जोड़ेंगे 36/127। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.3। ये आंसर हो जाएगा। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर कितना है? सोमवार शुक्रवार को औसत निकालना है। सोमवार के सभी ये पूरे टर्म को जोड़ना है, ये टर्म पूरा जोड़ना है, शुक्रवार का ये टर्म पूरा जोड़ना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाने वाला है 5.25। हाँ, लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ 96 से 100 तक का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, स्टार्ट हुई गिरावट दिखाना? गेहूं उत्पादन, गेहूं वाला देखोगे कॉलम, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ घटना शुरू हो गया। किस वर्ष घटी? 13-14 में यहाँ से घटना शुरू हो गया। 13-14 इस करेक्ट आंसर। इनमें से किस वर्ष में 13-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई? लगातार 13-17 के मध्य, 13 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी वृद्धि हुई है? ये पहला यहाँ, तो ये तो यहीं घट गया है, नहीं हुआ आंसर। ये तो 9 से 700, ये भी बेकार आंसर। ठीक, 13-17 के मध्य गिरावट नहीं, बढ़ोतरी ही आई है। 10 से 60 हुआ, ये भी नहीं है। 40, 90, 110, ये भी नहीं है। ये है 45 से 400, मतलब बढ़ा ही है लगातार। यानी आलू की बात हो रही है यहाँ पर। आलू इनमें से है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा कोई देखो ऑप्शन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
बाजरा, बाजरा बिल्कुल सही आंसर है इसका। बाजरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व जो करेंगे 10 से 11 के मध्य आलू का, आलू वाले जितने कॉलम है सभी को जोड़ेंगे फिर डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। अभी आप सॉल्व करने का टाइम नहीं, वरना मैं दिखाता। ये आंसर आ जाएगा 99 में सेम है। 16-17 के मध्य में किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? ऑप्शन 99 की बात हो रही है। 99 में सी आंसर सही हो जाएगा आपका। चावल में गिरावट देखी गई। राइस, राइस। ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है। आलू का उत्पादन 15-16 में 10-11 का अंदाजन कितने गुना था? ठीक, 15-16 में आलू का उत्पादन कितना था? 400। और 10-11 में कितना था? 210। तो 400 210 का कितना गुना है ये तो पूछा गया है अंदाजन। 400 डिवाइड कर लो 210 का, 0 0 कैंसिल, 21 एक कम 21 बचा 19, पॉइंट लगाया, 0 उड़ जाएगा 190, तो 21 नेवा 189, एक बचा, फिर भाग करेंगे 21 चौक 21 लगभग इतना आएगा 1.9 के अराउंड। अगर राउंड फिगर में बताएं तो 1.90। यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ये अभी तक आपने मैथ, हिंदी, इंग्लिश का पार्ट देखा है। इसके बाद अभी हमारे साथी शिक्षक आपको फेस जीएस का पार्ट और रीजनिंग का पार्ट बिल्कुल ही क्लियर इसका सोल्यूशन देंगे। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह। यूपी SSSC पेट 2021 का एग्जाम हो चुका है। तो 24 अगस्त में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। उसमें से जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट वी वर एक्चुअली बिजी इन सम अदर प्रोजेक्ट्स, सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो गॉट डिलेड एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखिए ये जो सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ ये सीरीज ए है। आप लोग क्वेश्चन से केवल मतलब रखिए। सेकंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस का सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा हर सीरीज में। अगर आपकी सीरीज ए नहीं कोई और है तो ये सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे हो सकता है। आप लोग क्वेश्चंस देखिए और उसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? थॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि सबसे पहले फायान भारत आए थे। सबसे पहले फायान भारत आए थे और थॉमस रो सबसे बाद में आए थे। तो फायान मतलब अगर सिर्फ इतना ही आपको पता है कि थॉमस रो जो थे ये सबसे बाद में आए थे तो इतने से ही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इसमें सबसे लास्ट में है। सबसे पहले फायान आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद थॉमस रो। तो सबसे पहले फायान, उसके बाद में ह्वेनसांग, उसके बाद में थॉमस रो, ये वाला क्रम रहेगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन के लिए सी आंसर सही होगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला दोस्तों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के बीच में था। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो दोस्तों धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को धनवंतरी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन 1928 में पहली बार भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। इसका सही आंसर बी होगा। 7वें क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट देख लेते हैं हम लोग सारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गदर पार्टी सबको पता है, लाला हरदयाल। तो अगर एक ही आंसर यहाँ पे सिर्फ पता होता कि गदर पार्टी का लाला हरदयाल होता है तो बी में सिर्फ 1 एक ही में आ रहा है।
तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल, तो सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा है बी का 1 के साथ, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से सारा देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला होगा बीडी सावरकर, मित्र मेला होगा बीडी सावरकर, यानी कि सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 3। होम रूल लीग जो है एनी वेसेंट, ये बिल्कुल सीधे सीधे मैच कर जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक, खिलाफत आंदोलन जो महात्मा गांधी का था उसमें विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी 1953 में, 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। बी आंसर इसके बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आगे। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली राजहरा, दिल्ली राजहरा विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर डी है। आंसर नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 दर्रे दिए गए हैं, दर्रों का मैच देखना है कि कौन सा मैच जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सीएसओ इसको बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम होता है टर्शरी, यानी कि तृतीयक। सर्विस सेक्टर का अनदर नाम होता है टर्शरी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? सही आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 1991 के दौरान जब आर्थिक सुधार हुआ था तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता। 21 का डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अर्धसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। हाँ, यही नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। शक्तियों का वितरण यह भी होता है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ये इसका आंसर होता है डीपीएसपी। काफी फेमस क्वेश्चन रहता है ये, इस टाइप के यूपी मतलब इस टाइप के एग्जाम्स के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है ये। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? दैट इज अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 इससे रिलेटेड है हमारा, क्योंकि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। बढ़ते हैं आगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। ये 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों हमारे सेक्शन में अगला क्वेश्चन आता है 46। दैट इज जो हम लोग जीएस और रीजनिंग का सेक्शन कवर कर रहे हैं ना, तो उसमें अगला क्वेश्चन है 46 जो कि रीजनिंग से है। 46 देखते हैं। 46 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। आंसर होगा मलेरिया। दैट इज ऑप्शन सी। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, मच्छर
मलेरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह शब्दों से मेल नहीं खाता। मतलब ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ये। ऑड आपको बाहर निकालना है। नन, मुनि, सूरवीर, पादरी, ये सब बी, ए, सी और डी जो है ये लगभग एक जैसे ही हैं सारे। सूरवीर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो यही ऑड हो जाएगा इन सब में। 47 का बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। किसी निश्चित कोड भाषा में देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटरोन इज रिटन एज दिस, हाउ इज एडवांटेज रिटन इन दिस कोड, इन दैट कोड। देखिए यहाँ पे आप लॉजिक पहचानिए क्या किया गया है। COMPUTRONE, यहाँ पे PMOC। मतलब अगर आप देखें तो यहाँ के इधर से ये चारों को आप रिवर्स करिए, PMOC आएगा, फिर इन दो को रिवर्स करिए, TU आएगा, ये लिखा TU। उसके बाद में फिर इधर से इन चार को रिवर्स करिए, ENOR, ये लिखा ENOR। लॉजिक समझ गए? वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है। इसमें क्या बन जाएगा, ABDA, मतलब AVDA, और फिर अगर TN को रिवर्स कर दो मतलब TN हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, SEGA, SEGA। ठीक, इस तरीके का आंसर कौन सा मिलेगा, ABDA, TN, SEGA। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 49 दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन जो है वो अभी हम लोगों ने क्योर कंसेप्ट पे कवर नहीं किया है। बहुत ही जल्दी ब्लड रिलेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। अ मैन सेड टू अ लेडी, मतलब एक मैन है, मैन को इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। टू अ लेडी, एक लेडी है, लेडी को ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ फैमिली ट्री बनाने के कीज होती हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा जब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अ मैन सेड टू अ लेडी, ये मैन जो है इस लेडी से कह रहा है, योर मदर्स हस्बैंड। योर मदर मतलब इस लेडी की मदर, लेडी की मदर जो होगी वो इससे एक जनरेशन ऊपर होगी, तो इससे एक जनरेशन ऊपर बनाते हैं लेडी की मदर, ये लेडी की मदर हो गई। योर मदर्स हस्बैंड, मतलब स्पाउस रिलेशन दिखाना है, इन दोनों में स्पाउस रिलेशन हो जाएगा। ये इस लेडी की मदर है, इस मदर का ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मतलब इस लेडी हस्बैंड्स सिस्टर, अब इसकी सिस्टर मतलब यहाँ पे सिस्टर दिखाओ, इज माई आंट, मेरी आंट मतलब बुआ बोल रहा है बेसिकली। अब ये लड़की जो है, ये जो है लेडी, ये इस आदमी की बुआ है। बुआ कौन होगी, पापा की बहन ना, तो मतलब ये जो होगा ये इसका पापा होगा, इस मैन का ये पिताजी होंगे इसके, ठीक है। और ये इनकी बहन है, तो ये मैन के लिए कैसी हो गई, ये मैन की बुआ है, ये वही यहाँ पे लिखा गया है। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब देखो ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये दोनों इनके बच्चे हैं, ये लड़का है लड़की है, तो ये कैसे होगा, ये भाई बहन हो गए आपस में। पूछा गया है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, लेडी मैन से कैसे रिलेटेड है, लेडी सिस्टर हो जाएगी सीधा मैन की, तो सिस्टर विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 50। कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो कैलेंडर से है। कैलेंडर के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, और कैलेंडर को मैं बस इसके बाद जो भी टॉपिक मेरा रीजनिंग में चल रहा है क्योर कंसेप्ट पे, इसके बाद मैं कैलेंडर के एक वीडियो में कैलेंडर को कवर कर दूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, या किसी शॉर्ट्स के जरिए मैं आपको कैलेंडर की कोई ट्रिक्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर दोस्तों निकल के आएगा ए विल बी द राइट आंसर। रविवार इसका सही आंसर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 51। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ये स्कीम निकाली थी राजस्थान ने। राजस्थान विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करंट का क्वेश्चन है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021, क्वेश्चन नंबर 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ए विल बी द राइट आंसर। मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था आरबीआई ने, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था। दोस्तों नमस्ते योग शुरू किया गया था आयुष मंत्रालय द्वारा, हमारे जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके द्वारा नमस्ते योग शुरू किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। इसका सही आंसर होगा मरियप्पन थंगावेलु। नामित किया गया था मरियप्पन थंगावेलु को, ठीक है। तो मरियप्पन थंगावेलु विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55। 2021-2022 के दूसरे क्वार्टर
जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? इसकी ब्याज दर थी दोस्तों 7.6%। ठीक है, तो 55 का हो जाएगा 7.6%। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 56। द इंडियन आर्मी हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पे रखा गया था फायरिंग रेंज का नाम। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? दोस्तों जापान। जापान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। 58। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? डीएमके ने जीता था तमिलनाडु 2021 का विधानसभा चुनाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 टॉप्ड बाय विच कंट्री? आइसलैंड ने किया था इसमें टॉप। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 60। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने लागू किया था मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह है भूटान। भूटान को जाना जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा बी। 62। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। स्टैटिक से क्वेश्चन था ये, काफी आसान क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है देश की कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स का। 63। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ठीक है, सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो। ठीक, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज 6 years। 64 का आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की। सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? 66। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, नेदरलैंड हेग में है द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 67। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 68। प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? दैट इज ओडिशा। ओडिशा से संबंध है प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन बी। नहीं है पूछी है ना, तो नाइट्रोजन नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? 70। अर्जुन पुरस्कार सबको पता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जीएस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि सेकंड शिफ्ट में यूपी SSC पेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। 24 अगस्त को कंडक्ट हुआ है जो। इससे पहले हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए थे वो अतुल सर आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये कुल मिला के पूरा पेपर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन मिलकर कवर कर दिए हैं और आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और हमारा ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।